हेमेटोटाइसिस क्या है? इसे रक्तोत्काश भी कह सकते हैं। इसके अंदर जब फेफड़ों से खून निकलता है, वहाँ से ब्लीडिंग होती है और वो मुंह के जरिए जब बाहर निकलती है तो उसके अंदर झाग भी होती है, हवा भी होती है और म्यूकस भी होता है। इसको हम लोग कफिंग अप ऑफ द ब्लड भी कह सकते हैं। ब्लडी म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसके अंदर ये ब्लड उसके लंग से आ सकता है, उसके ट्रैकिया से आ सकता है। इसको हम लोग एक अन्य बीमारी से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हेमेटोमेसिस, जिसके अंदर रक्त की उल्टी होती है उसको, और ये उसके पकाशिये से जब रक्त ऊपर की तरफ उठकर मुंह के जरिए बाहर निकलता है तो फिर कुछ कारण गैस्ट्रिक भी होता है और इसके अंदर झाग और म्यूकस और कफ आदि नहीं मिलता है। जबकि हीमोटाइसिस के अंदर खांसी के साथ में जो बलगम निकलती है उसके अंदर रक्त मिल सकता है, फेफड़ों के किसी भी स्थान से होकर वो निकल सकता है और वो फिर मुंह के जरिए बलगम के जरिए बाहर आता है। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि हेमेटोटाइसिस क्या है, जिसे हम लोग फेफड़ों का रक्तस्राव कह सकते हैं, उसके क्या कारण हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं और उसके अंदर क्या पाथे ले सकते हैं, साथ में क्या होम्योपैथिक उपचार किया जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। हेमेटोटाइसिस का क्या कारण है, किस कारण से ये उत्पन्न होता है? कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको अगर कोई भी बीमारी ना हो और वो अपना कामकाज भी आराम से कर रहा हो, एकाएक ही अगर खांसी लगकर उसके बलगम के अंदर खून आ रहा हो, बिना किसी कष्ट के बहुत सारा खून निकल सकता है। इसके अलावा जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, माउंटेन्स एरिया के अंदर रहते हैं, ऊंची जगह पर रहते हैं, तो वहाँ पर जब वो चढ़ते हैं तो वहाँ पर जैसे ऑक्सीजन की कमी के कारण भी उनके लंग्स के अंदर हेमरेज हो सकता है और ये ब्लड बाहर आ सकता है। हार्ट की कोई बीमारी हो, विशेषकर अगर माइट्रल वाल्व की कोई बीमारी हो, उसके कारण भी बहुत दिनों तक अगर वो बीमारी भोग रहा हो तो भी उसके लंग्स के अंदर ये ब्लीडिंग हो सकती है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है या फिर ट्यूबरक्लोसिस के अन्य कारणों के कारण जब पहली अवस्था के अंदर फेफड़ों के अंदर से जब उसको खांसी आती है और उसके साथ में बलगम भी बाहर आ सकती है, तो ये भी एक उसका कारण हो सकता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, हुपिंग कफ है। इन सब कफ्स के अंदर भी जब बहुत ज़्यादा जोर लगता है उसके कारण भी लंग्स के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा जो उसका लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, जिसे टैटुआ भी कहते हैं, उसके अंदर भी अगर इन्फ्लामेशन हो या आर्टरी या धमनी जिसे कहते हैं वो फट जाए तो भी ब्लीडिंग हो सकती है। हेमेटोटाइसिस के क्या लक्षण हो सकते हैं? इसके अंदर बहुता जो खून है उसके लक्षण पहले तो प्रकट नहीं होते हैं, पर रोगी को कुछ कुछ मालूम होता है कि जब खांसी के साथ में वो देखता है कि उसके साथ कुछ ब्लड आ गया है। कभी कभी उसका कलेजा भी भारी हो जाता है, कलेजे के अंदर मामूली सी दर्द हो सकती है, उसको गर्मी मालूम होती है, कभी कभी उसका मुंह का स्वाद खून के कारण मीठा भी हो जाता है और कभी कभी वो नमकीन भी हो जाता है। खांसी के साथ में बलगम के साथ में उसका खून निकल सकता है। सब लक्षण अचानक प्रकट हो सकते हैं। रक्त कभी थोड़े समय के लिए या कभी कभी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर भी निकल सकता है। बहुत अधिक परिणाम के अंदर मुंह से, नाक के जरिए भी ये ब्लड बाहर आ सकता है। फेफड़ों की जो ब्लड वेसल है, जब ज़ोर से खांसी आती है तो उनके अंदर अगर रप्चर हो जाए और वो ब्लीडिंग का कारण बन सकता है, उसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। एकाएक किसी का हार्ट फेल हो जाए, उसके कारण भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी फेफड़ों के अंदर कैविटीज़ हो सकती हैं, उसके अंदर जख्म हो सकते हैं, कोई घाव हो सकते हैं, वो अगर फट जाएं उसके कारण भी उसको ब्लीडिंग हो सकती है। थूक के साथ जब बलगम निकलता है तो वो 1-2 दिन तक रह सकता है, उसके बाद में वो कम भी हो सकता है, परंतु इसका उपचार ज़रूर कराना चाहिए। उसके बलगम का टेस्ट कराना चाहिए ताकि पता चल सके कि वो ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। हेमेटोटाइसिस के अंदर उसके रक्त का रंग चमकीला होता है, घोर लाल लिए हुए हो सकता है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर भी खून आ सकता है, कभी कभी वो गंदला काला भी हो सकता है। रक्त के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, फ़ैन हो सकती है, झाग हो सकती है, जो उसकी हवा या वायु के कारण और म्यूकस के कारण ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। उस ब्लीडिंग के अंदर थक्के भी हो सकते हैं, क्लॉट्स भी हो सकते हैं, साथ में म्यूकस और फ़ैन भी हो सकता है। इसके अंदर जो ब्लड निकलता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। इस बीमारी के अंदर उसकी
नाड़ी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है, कोमल हो सकती है, परंतु वो पूर्ण होगी। इसके अंदर उसको बुखार ज्वर नहीं होता है। रक्त अगर फेफड़े के अंदर रुक जाए, वो बाहर ना निकले, तो लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है और कई तरह के फिर उसको उपसर्ग, दर्द आदि महसूस हो सकती है। इसके अलावा थाइसिस या फिर ट्यूबरक्लोसिस के अंदर भी उसके सिम्टम्स है वो बढ़ सकते हैं, और ये भी उसका मुख्य कारण है। जब उसके लंग्स के अंदर ब्लीडिंग हो और वो फिर मुंह के जरिए जब बलगम के साथ में बाहर निकलती है तो हमें फिर दिखाई देती है। इसके इसके अंदर हम लोग क्या चिकित्सा और पाथ्य ले सकते हैं? जब तक रोगी का ब्लड बंद ना हो जाए तब तक उसको आराम कराना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उसको स्थिर रखें तो उसके कारण भी फिर जल्दी से उसका जो ब्लीडिंग है वो कुछ कम मात्रा के अंदर बाहर आएगा। इस बीमारी के अंदर उसकी छाती की परीक्षा करनी चाहिए, उसका ब्लड एग्जामिनेशन कराना चाहिए और स्पूटम एग्जामिनेशन भी कराएं ताकि पता लग सके कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है या किस कारण से उसके ये ब्लीडिंग हो रही है। ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर अगर रक्त इकट्ठा हो जाता है तो उसके कारण फिर ये बीमारी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है, उसको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। रोगी को इसके अंदर हमेशा स्थिर स्थान पर रखें। उसका जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करने के लिए हम लोग होम्योपैथिक दवाइयाँ भी दे सकते हैं। उसके अंदर एकोनाइट है, ओपियम है, उससे उसको कुछ लाभ मिलेगा। इसके अलावा उसको दूध है, सागू है, बार्ली है, बेदाना है, ये सब भी उसको चीज़ें देते रहें ताकि उसकी जो आहार पूर्ति है वो पूरी होती रहे। हेमेटोटाइसिस के अंदर हम लोग जो होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते हैं वो रोगी के सिम्टम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आधारित हैं कि क्या डायथिसिस है, किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। यहाँ पर जो हम लोग सामान्यतः दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर अगर आर्निका इस्तेमाल होती है तो चोट लगकर कोई भारी चीज़ उठाने के बाद में, कड़े परिश्रम के बाद में अगर ब्लीडिंग हो तो आर्निका बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट हैं उनके अंदर भी अगर ब्लीडिंग हो तो आर्निका काम करती है, जब खुसखुसाहट करके जो उसको खांसी आती है और बलगम के साथ में उसके ब्लड आता है। खांसी के अलावा उसके जो स्वर तंत्र हैं उसके अंदर भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। बलगम के साथ में जो रक्त निकलता है वो काले रंग का हो सकता है। बेलाडोना के अंदर उसके जो स्वर तंत्र है, लैरिंक्स है, उसके अंदर कुट कुट करके या सुरसुराहट से उसको खांसी आती है। उसके बाद में उसके छाती या सिर के अंदर जब कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, छाती के अंदर सुई मारने जैसा दर्द होता है, सुई चुभने जैसा दर्द होगा, हिलने डुलने पर भी उसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऋतुस्राव बंद होकर उसके मुंह से भी खून निकल सकता है। ये भी सब जो कारणों के अंदर फिर बेलाडोना बहुत लाभदायक होती है। कैक्टस के अंदर जब हार्ट के कारण उसको कोई प्रॉब्लम हो, उसके बाद में उसको ब्लीडिंग आ रही हो, तो फिर वो लाभदायक होती है। कार्बोवेज के अंदर उसका शरीर मुर्दे की तरह हो सकता है, फीका है, ठंडा हो सकता है, शरीर उसका बर्फ़ जैसा ठंडा हो जाएगा, धीमी गति वाली उसकी नाड़ी हो जाएगी। कभी कभी उसके हार्ट की जो बीट्स हैं वो भी बहुत कम सुनाई देंगी। कभी कभी एकदम झटके के साथ में प्रचंड रूप से भी वो दिखाई दे सकती हैं। गला उसका बैठ सकता है, गले के अंदर दर्द होगा, छाती के अंदर उसके जलन हो सकती है, पंखे की हवा वो लगातार चाहता है। चाइना के अंदर जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए और उसके कारण उसको जब बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, छाती के अंदर, पाकस्थली के अंदर लगातार दर्द रहता है, छूने पर भी दर्द उसका बढ़ जाए, तो चाइना लाभदायक होगी। कोल्चिनसोनिया मेडिसिन, जिनके मलद्वार के अंदर जब रक्तस्राव होता है और या पाइल्स के कारण भी अगर उसको ब्लीडिंग हो रही हो और अंत के अंदर फिर वो कब्ज का रूप धारण कर ले, तो उनकी बीमारी के अंदर काले रंग का खून निकल सकता है। थक्का थक्के वाला, क्लोट्स वाला खून हो सकता है, वो बलगम के साथ में भी निकल सकता है, तो फिर ये दवा फ़ायदेमंद होती है। क्रोकस सेटाइवा के अंदर रक्त का जो रंग है वो काला होता है, वो तार की तरह का लंबा हो सकता है, रस्सी की तरह का लंबा हो सकता है, तो फिर इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। डिजिटैलिस के अंदर जब मासिक उसके जो मेंसेस पीरियड हैं वो बहुत दिनों तक अगर ना आए और उसके कारण उसकी जो ब्लीडिंग है मुंह के जरिए हो, विकेरियस हेमरेज हो, तो फिर हम लोग उसकी छाती, पीठ या जांघ के अंदर साथ में दर्द हो तो फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर भी जब उसको खांसी आती है, हार्ट की किसी अन्य बीमारी के कारण भी, या पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर बाधा आ जाए, वहाँ जाने वाला जो खून है वो ना निकल पाए,
उसके कारण भी उसके ब्लीडिंग हो सकती है। उसके साथ में उसको शरीर ठंडा हो सकता है, ठंडा पसीना आ सकता है, उसकी नाड़ी अनियमित हो सकती है, कलेजा उसका बहुत ज़्यादा धड़क सकता है, तो फिर इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। फेरम मेटेलिकम के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी होने के बावजूद भी रोगी लेटना पसंद नहीं करता उसकी, परंतु वह धीरे धीरे घूमता रहता है और अपने आप को स्वस्थ अनुभव करता है। थोड़ी सी भी तेज चलने पर उसको खांसी हो सकती है और खांसी के साथ में बलगम के साथ में ब्लड भी आ सकता है। उसके दोनों कंधों के बीच में भी दर्द हो सकता है। उसका मुंह है, चेहरा है, पीला मलिन दिखाई दे सकता है। रात को उसको अच्छी तरह से नींद नहीं आती है, हमेशा उसका कलेजा धड़क सकता है। इन सब लक्षणों के अंदर उसके मुंह से जब खून आता है तो फिर फेरम मेटेलिकम लाभदायक होती है। हेमामेलिस के अंदर जो उसकी कैपिलरीज हैं उनके अंदर जब रक्तस्राव होता है, मुंह से अपने आप बहुत आसानी से जब ब्लड आना शुरू हो जाता है, खून जो निकलता है उससे ऐसा मालूम होता है कि उसके कलेजे के अंदर से गर्म स्रोत से यह ब्लीडिंग आ रही हो। उसकी मानसिक स्थिरता इसके अंदर स्थिर रहती है। मुंह के अंदर कभी कभी गंध सा स्वाद हो सकता है। आयोडियम के अंदर उसको ट्यूबरक्लोसिस के साथ में जब हर वक्त वो गले के अंदर सुरसुराहट होती है और खांसी के साथ में फिर उसके बलगम आ सकती है। इपिकाक के अंदर भी चमकीले लाल रंग का खून इसके अंदर आ सकता है। उसके साथ में फैन झाग हो सकती है। सांस लेने छोड़ने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा वो घबरा जाता है, नाड़ी उसकी क्षीण हो जाती है, नोज़िया वोमिटिंग के सिम्टम्स बहुत दिखाई देते हैं, प्यास उसको थोड़ी लगती है। मिलीफोलियम के अंदर ट्यूबरक्लोसिस के कारण जब खांसी के अंदर उसके खून आता है तो रोगी को ऐसा लगता है कि मानो कोई गर्म चीज़ उसके गले के ऊपर चढ़ रही हो। बिना खांसी के भी अनायास ही उसके खून निकल सकता है। आर्निका की तरह जो चोट के लक्षण हैं उसके वो लक्षण भी इसके अंदर दिखाई दे सकते हैं। हार्टस कॉमुनस जो मेडिसिन है इसके अंदर भी ट्यूबरक्लोसिस के कारण खांसी के अंदर जब बलगम आती है और उसकी जो बाईं तरफ के कलेजा है वहाँ पर उसको भारी दबाव महसूस होता है, सामने के कंधे की हड्डी के अंदर भी तीव्र दर्द होता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड के अंदर कभी कभी खून निकलना बंद भी हो सकता है। फॉस्फोरस के अंदर जब मेंसेस पीरियड बंद होकर के मुंह से खून निकलता है, ट्यूबरक्लोसिस के खांसी के कारण भी उसको सूखी खांसी आती है और साथ में ब्लड भी आता है। आधी रात को उसकी खांसी बढ़ सकती है। ब्रोंकाइटिस की बीमारी के अंदर भी खांसी के साथ में खून आ सकता है। स्टेनम के अंदर ट्यूबरक्लोसिस के कारण जो खांसी आती है तो उसके साथ में उसको बहुत ज़्यादा कफ आता है और साथ में खून भी आता है। एकलिफा इंडिका के अंदर भी ट्यूबरक्लोसिस के कारण खांसी के अंदर उसके ब्लड आ सकता है। हेमेटोमेसिस की भी प्रॉब्लम इसमें दिखाई दे सकती है। खांसते खांसते भी खून आ सकता है। कलेजे के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट इसमें भी जब रात को बहुत ज़्यादा खांसते हैं तो भी ब्लड हो सकता है। खून का जो रंग है इसके अंदर चमकीला है, लाल है, पर कभी कभी वो कालापन लिए भी हो सकता है। इसके साथ में उसका स्वर भंग भी हो सकता है। फीकस रिलीजियोसा मेडिसिन के अंदर भी उसके खून का जो रंग है वो घोर लाल होता है, परिणाम के अंदर बहुत ज़्यादा निकलता है और तब इस दवा से फिर उसको फ़ायदा हो सकता है। रक्त का रंग अगर लाल ना हो तो फिर यह फ़ायदा नहीं करेगी। जिरेनियम मैकुलेटम के अंदर प्रायः उसमें जो सब तरह की जो ब्लीडिंग होती है और किसी भी दवा से अगर वो ठीक ना हो तो इसकी मदर टिंचर की अगर हम लोग 10-20 बूंदें हर एक घंटे से उसको 2-3 बार भी दें तो उसका जो ब्लीडिंग है, रक्तस्राव है, वो बंद हो सकता है। इसके अलावा अगर खून का रंग घोर लाल हो तो फिर एकलिफा मेडिसिन दे सकते हैं। साथ में आर्निका है, बेलाडोना है, चाइना, फेरम, इपिकाक और मिलीफोलियम आदि दे सकते हैं। फैन मिला हुआ घोर लाल रंग का खून अगर आए तो फिर आर्निका, इपिकाक, लीडमपाल और मिलीफोलियम आदि दी जा सकती हैं। अगर क्लोटिंग वाला थक्केशुदा अगर खून अगर आता हो तो एकलिफा मेडिसन, आर्निका, क्रोकस और हेमामिलिस आदि उपयोग में लाई जाती हैं। अगर खून का रंग घोर काला हो तो एकलिफा, हेमामिलिस, इपिकाक, फॉस्फोरस इसमें लाभदायक होती हैं। अगर आक्रमण दोबारा होता है
तो फिर आर्सेनिक, नक्स वोमिका, सल्फर, कार्बोवेज, चाइना आदि लाभदायक होती हैं। ट्यूबरकुलोसिस के कारण अगर ब्लीडिंग हो रही हो, खांसी के साथ में बलगम आ रहा हो, तो एकलिफा, आर्निका, मिलीफोलियम, फॉस्फोरस आदि लाभदायक होती हैं। उसकी हार्ट की प्रॉब्लम के कारण अगर ब्लीडिंग हो रही हो, तो एकोनाइट है, आर्सेनिक है, कैक्टस डिजिटेलिस और मिलीफोलियम आदि लाभदायक होती हैं। बिना खांसी के भी अगर उसके खून निकल रहा हो, तो फेरमफॉस है, हेमामिलिस, इपिकॉक, फॉस्फोरस, आर्निका, चाइना आदि लाभदायक होती हैं। उसके मेंसेस पीरियड, ऋतुस्राव बंद होने के बाद में अगर खांसी के साथ में खून निकल रहा हो, विकैरियस हेमरेज हो रहा हो, तो फिर पल्स्टिला, फॉस्फोरस, मिलीफोलियम, बेलाडोना और फेरम आदि लाभदायक होती हैं। यहाँ पर मैंने जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं, वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन को भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको वो मिस ना हो। आप इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के अंदर भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ में अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।